Hello students, welcome to the Physics World by Savita Sharma. Unit 2nd, Chapter 3rd, Current Electricity. Today we will start the lecture 4th. In the previous lecture we had done with drift velocity. Drift velocity का relation हमने पढ़ा, कुछ इस तरह से था. Vd is equals to E capital E tau by m, small e charge on electron, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड की थी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जो हमने कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया था, तो वो आ गया ई वी टाउ बाय एम एल. वही मोबिलिटी की थी. मोबिलिटी वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो कराने के लिए कंडक्टर के अंदर. वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. वहीं करंट का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार इन रिलेशंस को याद रखें, लिख के देखते रहें. ओम्स लॉ किया जिसमें हमें पता चला V बाई आई इक्वल्स टू एक कांस्टेंट होता है R, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने की थी, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से, जो कि आ गया था R इक्वल्स टू एम एल अपॉन में ए एन ई स्क्वायर टाउ. यहीं से हमने रेजिस्टेंस की डायमेंशन भी पढ़ी थी और यूनिट ओम ये भी पढ़ा था. कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि उसमें नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैसी है, कम है या ज़्यादा है. टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम इफेक्ट होगा उससे. तो हमने यहाँ पे इसके फैक्टर्स भी पढ़े थे. कॉज के साथ साथ हमने फैक्टर भी पढ़े थे, और जिससे हमें पता चल गया था कि जो R है वो ना ही V पर डिपेंड करता है ना ही I पर, जैसा कि हम इस फॉर्मूले में पढ़ रहे हैं V बाई आई इक्वल्स टू R. ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम इस लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे रेजिस्टिविटी. तो स्टार्ट करते हैं विद रेजिस्टिविटी. तो लिखते हैं सबसे पहले रेजिस्टिविटी क्या होता है समझते हैं. देखिएगा, रेजिस्टिविटी कहें या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. देखो, रेजिस्टिविटी जैसे कि हमने रिलेशन पढ़ा था यहाँ पे R का, अभी भी लिखा है R इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टा. यहाँ से अगर हम देखें m कांस्टेंट है, n को भी अगर मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है. टेम्परेचर फिजिकल कंडीशंस चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टाउ भी कांस्टेंट है. एल को अगर चेंज करें और एरिया को अगर चेंज करें तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है. तो ये वाले फैक्टर अगर हम मटेरियल सेम रख रहे हैं तो कांस्टेंट रहेगा. तो इसको हमने क्या नाम दिया, इस कांस्टेंट को रो, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं. तो एक फॉर्मूला आ गया R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, और यहाँ से रो को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने माना m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ. यहाँ से रेजिस्टिविटी का फैक्टर आ गया कि वो किस किस पर डिपेंड करेगा, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं. ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी कह सकते हैं आर ए, इस फॉर्मूले से अपॉन एल. तो रेजिस्टिविटी क्या है यही हमने इस लेक्चर में समझना है, आर ए बाय एल. तो रेजिस्टिविटी क्या है हमने इस लेक्चर में यही समझना है. तो देखते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो किस किस पर डिपेंड करती है और किस किस पर नहीं. रेजिस्टिविटी कभी भी क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है. ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पर और फिज़िकल कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर पर, एन पर और टेम्परेचर पे. नेचर ऑफ मटेरियल कैसा होगा, उसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसी है,
पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हैं, टेम्परेचर चेंज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम चेंज होगा तो रजिस्टिविटी चेंज होगी। तो सबसे पहले रजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि ये है क्या, व्हाट इज़ द रजिस्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं इसे, तो डालते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक्सपेरिमेंटली अगर हम कहें तो ये चेक कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट फाउंड हुए हैं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने पर वो भी बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाए और लेंथ को कांस्टेंट रखा जाए तो वो इन्वर्स का रिलेशन रखता है। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। तो दोनों अगर रिलेशन को हम मिलाकर लिखें तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो। इस रो को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक, या फिर क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको डिफाइन कैसे किया जाए कि क्या है ये रेजिस्टिविटी। अगर माने लेंथ हमने 1 यूनिट ले ली, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट ले लिया, देन रेजिस्टेंस इस रिलेशन से किसके इक्वल आ जाएगा, R इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। अब इसका मतलब रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल का वो रेजिस्टेंस है अगर हम उस मटेरियल से ऐसी वायर बनाएं जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 यूनिट है। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। Resistivity defined as, it is defined as the resistance of unit length with unit cross section of cross section area of material of conductor। ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया हो तो उसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, उस पर लेंथ बढ़ाने का, एरिया चेंज करने का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये उस मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। और वो क्या प्रॉपर्टी है कि उस मटेरियल से अगर हम यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की वायर बना दें तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएंगे। यहाँ से स्टार डाल के एक बात और नोट की जा सकती है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की वायर की लेंथ भी कितनी हो सकती है, एरिया कितना हो सकता है, तो रेजिस्टेंस उसका अलग अलग होगा। बट रेजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि हम किसी भी साइज का कोई ऑब्जेक्ट ले लें लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। चाहे हम 100 मीटर की वायर ले लें, 10 मीटर की वायर ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर दोनों वायर कॉपर की बनी हुई हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, उसकी रेजिस्टिविटी पर लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो रेजिस्टिविटी को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, और कैसे, रेजिस्टेंस, और इसकी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस of unit cube of material of a
गिवन कंडक्टर। यूनिट क्यूब के रेजिस्टेंस को ही क्या कह दिया, रेजिस्टिविटी कह दी। अगर यहीं पर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए कि क्या होगी इसकी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, क्या है रेजिस्टिविटी, आर ए बाय एल रेजिस्टिविटी है। आर की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीन्स इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर, इसकी यूनिट हो गई है रेजिस्टिविटी की। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आर ए बाय एल हमने निकाली थी, आर की डायमेंशन एम एल स्क्वायर, टी माइनस 3 ए माइनस 2 एल स्क्वायर एरिया की हो गई, और नीचे वाला एल जो है उसकी एल यूनिट हो गई। तो क्या बन गया यहाँ पे डायमेंशन का फॉर्मूला, एम एल 3, दो और एक माइनस का हो जाएगा तो 3 बच गए, 3 माइनस एल 3 टी माइनस 3 और ए माइनस 2, ये डायमेंशन हो गई है रेजिस्टिविटी की। तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले से, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से, तो रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो देखते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने लिखा, रो इक्वल्स टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ। हमने ये भी लिखा रेजिस्टिविटी आर एल बाय ए बाय एल, बट हमें यहाँ से पता चल गया कि रेजिस्टिविटी ना ही तो एरिया पर डिपेंड करती है ना ही लेंथ पर डिपेंड करती है, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है वो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पर, इनवर्स टू एन है ना, तो इसको हम कह सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। कैसे समझते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल ये है कि किसी मटेरियल में तो नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कुछ होंगे, किसी में कितने होंगे, किसी में कितने होंगे, मतलब कि स्मॉल एन की वैल्यू जो होगी वो किस पर डिपेंड करती है कि मटेरियल किस तरह का है। कंडक्टर है तो उसमें स्मॉल एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज बहुत ज़्यादा होंगे, इंसुलेटर है तो बहुत कम होंगे। तो उस तरीके से मटेरियल पर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी होगी रेजिस्टिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। इसीलिए कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज की जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। वहीं रेजिस्टिविटी इनवर्स टू टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ से हम टेम्परेचर का भी फैक्टर काउंट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होगा इसमें, किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकंड फैक्टर होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे लेट करते हैं कि टेम्परेचर हमने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो इधर उधर वाइब्रेट कर रहे थे उन्हें थर्मल एनर्जी मिली, तो वो थर्मल एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलते ही वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, तो वो जल्दी जल्दी उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी उनको ये जो फ्री स्पेस मिल रहा है कंडक्टर के अंदर, जो लेटिक्स पॉइंट्स थे उनके अंदर वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम था ना टाउ, दो कॉलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम, तो अगर वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, बहुत जल्दी वाइब्रेट करेंगे, तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम टाउ अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घटा और रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ी। तो टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का कैसा, डायरेक्ट का। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख ऐसे भी सकते हैं, बट दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। तो यहाँ पे हो गया रेजिस्टिविटी के फैक्टर किस किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी के फैक्टर से टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी हमें पता चल गई है। कुछ इनके और रिलेटेड टर्म्स हैं वो कर लेते हैं।
जैसे कि स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो है इजी टॉपिक है ये करंट डेंसिटी, और छोटी छोटी सी टर्म्स कुछ और भी हैं, उनको करने के बाद समझते हैं कि क्या क्या है करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? जैसे कि हमने करंट की बात की थी, करंट क्या है, फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, उसके पास डायरेक्शन होते हुए भी हमने कहा कि वो स्केलर क्वांटिटी है। उसका रीजन ये था कि करंट जो है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। तो वहीं पे हमने क्या हुआ कि करंट डेंसिटी को कंसीडर किया। करंट डेंसिटी हम यह भी कह सकते हैं कि करंट क्या वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए हम किस पर स्विच कर गए, करंट डेंसिटी। लेकिन ये करंट डेंसिटी है क्या, डेंसिटी क्या होती है? इसका सिंबल J है, इसको कहते हैं करंट पर यूनिट एरिया। ये इसका फॉर्मूला और यही इसकी डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर। बट कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, करंट जो होगा वो कैसे होना चाहिए, एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखोगे, देखिए जो कि ये डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर मान लिया है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर से। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और अगर इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले तो वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा, इसको n कैप कह सकते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और आई दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। या हम ये कहें कि क्रॉस सेक्शन एरिया के आई जो है वो कैसे पास हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और आई जो है वो इससे परपेंडिकुलर पास हो रहा है। तो यहाँ ये कंडीशन है कि करंट डेंसिटी जो होती है वो करंट पर यूनिट एरिया है, बट एरिया इज हेल्ड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू करंट फ्लो, ऐसा होना चाहिए। डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। नॉर्मल टू करंट फ्लो डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपली द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडक्टर विद एरिया इज हेल्ड इन डायरेक्शन इन नॉर्मल डायरेक्शन डायरेक्शन टू करंट, करंट की नॉर्मल डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे कंडीशन ये हो जाए कि नॉर्मल नहीं है तो क्या हो, समझते हैं। देखो बच्चों, अगर करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने कहा वो होगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, पहली कंडीशन मान ली कि ये वायर है और इसमें से करंट पास हो रहा है आई, और जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल पास हो रहा है। तो इफ़ डायरेक्शन ऑफ आई एंड एन वेक्टर क्या है, इसका एरिया का वेक्टर जो कि पैरेलल होगा आई के। दोनों चीज़ें कह सकते हैं कि एन एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन पैरेलल हो एक दूसरे के, या फिर एरिया के परपेंडिकुलर पास हो रहा हो करंट, एन वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। या इसी को हम क्या कह सकते हैं, करंट पास नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो
तो क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी J इज इक्वल्स टू I बाई A। ये हो गई हमारे पास पहली कंडीशन। अगर ये नॉर्मल ना हो एक दूसरे के साथ तो कैसे हो, लेट कर लेते हैं कि इस कंडक्टर को जिसमें से करंट I पास हो रहा था, ये इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी डायरेक्शन तो ये हो गई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस करंट I के परपेंडिकुलर है, अब नॉर्मल है नहीं। यहाँ पे एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, एन कैप की डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन कैप को, एरिया वेक्टर को क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे अलोंग द करंट डायरेक्शन। ए कॉस थीटा आ जाएगा अगर ये एंगल थीटा है तो, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट ए साइन थीटा आ जाएगा, जिसे हमें लेना नहीं है। परपेंडिकुलर एरिया का कोई मतलब नहीं, हमें कौन सा एरिया लेना है, कौन सा वेक्टर लेना है, वेक्टर का कंपोनेंट लेना है जो करंट के डायरेक्शन के अलोंग हो, और वो है ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा वाला ले लिया। तो यहाँ से अगर हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करें तो J इज इक्वल्स टू I अपॉन एरिया। एरिया कौन से वाला, नॉर्मल वाला कंपोनेंट, वो नॉर्मल कहें या फिर वो वाला कंपोनेंट जो करंट के अलोंग है, और वो कौन सा है, A cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो I क्या आ जाएगा, JA, वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी यहाँ पे, cos थीटा। तो अगर यहाँ हम इसको देखें कि जे भी, यहाँ करंट डेंसिटी भी वेक्टर है और एरिया भी वेक्टर है, और दो वेक्टर्स cos थीटा में टूटा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। और जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, स्केलर आता है। यहाँ पे ये करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया भी कैसी क्वांटिटी ली है, वेक्टर क्वांटिटी भी ली है। तो करंट को हमने स्केलर क्वांटिटी माना, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या होगी करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर बात करें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कहीं पे वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, तो करंट डेंसिटी किसी स्मॉल एरिया के लिए अगर हम बात करें, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, करंट डेंसिटी फॉर एलिमेंट एरिया वेक्टर DA। तो अगर हम पूरे के पूरे एरिया की बात ना करके स्मॉल एलिमेंट DA की बात कर रहे हैं, उसमें से करंट पास हो रहा है I, तो क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन से, I इक्वल्स टू में JA से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा होगा इस एरिया से, उसको हमने लिखा DI। करंट डेंसिटी तो J ही रहेगी क्योंकि वो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया ही है। स्मॉल एरिया DA से पास हो रही है, एंगल उनके बीच में cos थीटा की फॉर्म में लिखा। तो ये अगर हमें टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू J DA। cos थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच के में प्रोडक्ट के साथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं J डॉट DA। तो इसको हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए करंट इज द फ्लक्स, किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए करंट इज द फ्लक्स ऑफ J एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A। इस तरीके से I इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन J डॉट DA, और यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के लिए हम बोलते हैं J डॉट DA, जब वेरिएबल फॉर्म में हमसे पूछ रखा हो। तो ये करंट डेंसिटी थी। यहीं पर छोटी छोटी डेफिनेशंस और हैं, जैसे कि कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होगा वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सिंबल कैपिटल G होता है 1/R, तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, इसको mH ओम या फिर सीमेंस भी बोल सकते हैं। कैपिटल S इसका सिंबल है। इसका मतलब जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी
उसका कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। अगर किसी मटेरियल का कंडक्टेंस अच्छा है तो उसका मतलब वो गुड कंडक्टर है, जिसकी वैल्यू कंडक्टेंस की वैल्यू जिसकी मटेरियल की हाई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, द इनवर्स ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इनवर्स है रजिस्टिविटी का, जिसका सिंबल है सिग्मा 1 by रजिस्टिविटी। इसकी यूनिट भी ओम मीटर, तो किसकी यूनिट थी? रजिस्टिविटी की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर ओम पर मीटर, जिसको मोम इन मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। यहाँ पे फिर से देखें कि रजिस्टिविटी जिस मटेरियल की ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, इनवर्स का रिलेशन है। यहाँ पर भी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमें रजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता था m/n/e² टाउ था, तो 1/ρ है तो पूरा उल्टा हो गया, और यहाँ पे इनकी डायमेंशन लिख दी। n की डायमेंशन क्या होगी? ये तो नंबर डेंसिटी थी ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की L³ होगा, अपोन में वॉल्यूम था तो L-3 आ गया। ई चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? I = Q/T होता है, तो Q = I × T। I की डायमेंशन A और T की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन T, तो E² की डायमेंशन क्या हो गई? AT²। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है T, M मास है तो इसकी डायमेंशन M। इसको सॉल्व किया तो ये आ गई हमारे पास कंडक्टिविटी की डायमेंशन। एक बार जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं, सबके डायमेंशन आप ज़रूर निकाल करके देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये छोटा सा रिलेशन निकाला है हमने, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि हम जानते हैं I = NEAVD लिख सकते हैं। VD को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आना है, तो यहाँ पे लिख दी इलेक्ट्रिक फील्ड की VD की वैल्यू EE τ/m, ये लिख दिया। अब यहाँ से A को इधर ले जाओ, I/A, क्योंकि करंट डेंसिटी चाहिए तो ये बन गया J। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? NE², E और E का स्क्वायर, E इलेक्ट्रिक फील्ड, τ/m, और जो ये A था ये इधर चला गया, तो ये तो आ गया हमारे पास J। अब यहाँ पर देखिएगा, सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास क्या बन गई? इसको NE² τ/m क्या है? ρ = m/n NE² टाउ है ना, तो रजिस्टिविटी का ये रेसिप्रोकल है इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी J = सिग्मा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका रिलेशन है। मोबिलिटी की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा जो है कंडक्टिविटी था, कंडक्टिविटी जो था वो रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी था, तो सिग्मा की जगह 1/ρ लिख सकते हैं, तो J = E/ρ आ गया। यहाँ से हमने इसको J को लिखा, I/A लिखा, और यहाँ पे हमने E को चेंज कर दिया, NEVD की फॉर्म में लिखा। यहाँ पे I को हमने लिखा NEAVD होता है, अपोन में A है तो A से A कट गया, NEAVD बच गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? VD को मोबिलिटी की टर्म्स में लिखा, μE आ गया, NE μE। तो फिर यहाँ से ये NE किसके इक्वल आ गया हमारे पास? E/ρ के इक्वल। तो यहाँ से E से E कैंसिल हो जाएगा और ρ आ गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी 1/NE μ। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कुछ रिलेशंस थे, कुछ टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। अब करते हैं मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। रजिस्टिविटी के ऊपर देखते हैं। देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन है एक जिसके अंदर गिवन है, लिखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आपको रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है और फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर, अगर उसके अंदर डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन गिवन है। डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है n गिवन दे दिया है, 8.4 × 10⁻28
पर मीटर क्यूब। और रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर दे दी है आपको रूम टेम्परेचर पे 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। यहीं पर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए 9.11 इंटू 10⁻31 kg। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू भी दे दी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। साइन नहीं दिया है यहाँ पे। तो रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। अभी हमने किया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा m/e² एंड टाउ। अब यहाँ पे हमें अगर रजिस्टिविटी दे रखी है, m दे रखा है, e दे रखा है, n दे रखा है, तो टाउ निकाला जा सकता है। तो टाउ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m/ρe²n। m हमें दे रखा है 9.11 इंटू 10⁻⁻31, रजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁻8, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और इनटू में n कितना दिया हुआ है? 8.4 इंटू 10⁻28। अब इसको बस सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा सॉल्व करके? देखिए, सॉल्व करें। फिर 7 पावर्स को लिख लेते हैं। 1.11 अपॉन 1.7 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 8.4। पावर्स देखते हैं। 10⁻⁻31 था, माइनस का ये 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। ये -19 का स्क्वायर है तो प्लस 19 2 बार कर सकते हैं, या 19 को ऐड करके सीधा लिख देते। 28 प्लस में है अपोन में, तो ऊपर जाएगा तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ से पावर सॉल्व हो जाएंगी। इसको सॉल्व करें, इन्हें कट कर दें। 1.6 1.9 इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 2.49 इंटू 10⁻⁻